जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत धारा। तीसरा चैप्टर है, इसका समरी देखते हैं। विद्युत धारा किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र से प्रति सेकंड विद्युत आवेश गुजरता है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। तो वही जो होता है किसी भी क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट मीन्स किसी भी क्षेत्रफल से जो धारा गुजरता, मान लीजिए ये चालक है, इसमें से प्रति सेकंड जितना भी आवेश गुजरता है, इसमें प्रति सेकंड जितना भी आवेश गुजरता है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि इसको अलग अलग भाषा में भी बोल सकते हैं कि किसी भी इकाई समय में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा, इकाई समय में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे आई से सूचित किया जाता है, और पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि Q इक्वल टू आई टी होता है। तो यहाँ I की बात करेंगे, इसे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय टी। Q हो गया आवेश और T हो गया समय, यानी कि प्रति सेकंड आवेश जो है प्रवाहित होता है उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, और चूंकि I इक्वल टू Q बाय टी होता है, तक आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलॉम, और समय का होता है सेकंड, यानी कि कूलॉम प्रति सेकंड। कूलॉम प्रति सेकंड को ही कहा जाता है एम्पियर। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। अब प्रश्न आता है कि इसमें विद्युत धारा में परिमाण भी है और दिशा भी होता है, लेकिन फिर भी यह अदिश राशि क्यों है? ऐसा तभी होता है जब इसमें दिशा नहीं हो या तो परिमाण नहीं हो, तभी कोई भी राशि अदिश राशि होता है। लेकिन इसमें दोनों है, परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों है, बट परेशानी यहाँ ये है कि ये जो है सदिश के योग के नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, इसका पालन नहीं करता है ये, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है दिष्ट धारा, जिसको बोलते हैं DC, और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं AC। तो विद्युत धारा बेसिकली दो तरह का होता है, DC और AC। DC क्या है कि वैसी विद्युत धारा है जिसके पास परिमाण जो है समय के साथ नहीं बदलता है, वो सीधा चलता है। इसका जो परिमाण है वो सीधा चलते रहता है और दिशा भी नहीं बदलता है, उसी को बोलते हैं दिष्ट धारा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, समय के साथ उसका परिमाण भी बदलता है और दिशा भी बदलता है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और कुछ अंतर है दोनों में। ये क्या होता है, AC जो है वो लगातार प्रवाहित नहीं होता है, वो एक अलग अलग दिशा में बहता है, और दिष्ट धारा क्या है, वो लगातार एक ही दिशा में चलते रहता है और ये दिशा को बदलते रहता है। दिष्ट धारा जो है वो थोड़ा कम खतरनाक है, और प्रत्यावर्ती धारा जो है वो क्या है, ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, चलिए, ये तो अंतर थे कुछ। अब देखते हैं आगे। आगे है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं, इसे संवहन वेग भी कहते हैं। अपवाह वेग
या संवहन वेग या अनुगमन वेग। ये होता क्या है? ये जो होता है कि विद्युत क्षेत्र में जो तीव्रता होता है उसके विपरीत दिशा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। यानी कि इसमें इसका परिभाषा देखेंगे कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अब देखते हैं कि होता क्या है, क्या कहना चाह रहा है कि एक चालक है। ये मान लीजिए एक चालक है। ये चालक है जब, तो इसमें से एक चालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। तो अभी क्या था, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे इसमें थे, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो हमको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पॉजिटिव से धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। लेकिन अब जैसे इसमें विद्युत का प्रवाह शुरू हुआ तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की दिशा जो है वो इस ओर मुड़ जाती है, धनात्मक दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसका विद्युत क्षेत्र था ऋणात्मक दिशा में, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो गति हो गई वो दिशा की गति उसके विपरीत होने लगा। उसी के औसत वेग को बोलते हैं अपवाह वेग। इसको Vd से सूचित करते हैं, अनुगमन वेग उसी को कहते हैं। ठीक है, तो I इक्वल टू NE AVD, I इक्वल टू NE AVD। अब है क्या, I जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस चालक में अगर धारा प्रवाह हो रहा है तो इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने पर उसमें टोटल कुल विद्युत धारा का प्रवाह जो जा रहा है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहता है कि Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vd इधर रह जाएगा, सिंपल समीकरण है। तो Vd इधर मल्टीप्लाई है, इधर तो डिवाइड हो जाएगा। I बाय N। Vd इक्वल टू हो जाता है इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ बाय m। अब इसमें क्या है, Vd तो पता है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और m क्या है, द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और टाउ क्या है, ये है विश्रांति काल। ये क्या है, विश्रांति काल। अभी हम जानेंगे कि विश्रांति काल क्या होता है। ठीक है, विश्रांति काल क्या होता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आइए अब देखते हैं शिथिलन काल, टाइम रिलैक्सेशन या रिलैक्सेशन टाइम, इसी को बोलते हैं विश्रांति काल, विश्रांति काल क्या होता है कि किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन या आयंस होते हैं, उसके दो क्रमागत टक्कर जो होते हैं आपस में, उसके बीच के समय को बोलते हैं विश्रांति काल। यानी कि एक चालक है, कोई भी चालक है, इसमें जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ से ये टकराया, आपस में परस्पर टक्कर हुआ, दोनों का आपस में टक्कर होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को इस दिशा में मोड़ दिया। तो इस बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसी को बोलेंगे शिथिलन काल या टाइम रिलैक्सेशन। क्लियर है, इसे जो है टाउ से सूचित किया जाता है, इससे टाउ से सूचित किया जाता है। क्लियर है, ये हम पीछे देख चुके हैं। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन्स इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू टाउ। टाउ क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स के
परस्पर टकराव के बीच का जो समय है उसी को बोलते हैं विश्रांति काल, जिसे टाउ से सूचित करते हैं। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। अब देखते हैं ओम का नियम। क्या देखते हैं? ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक में मान लीजिए ये चालक है, किसी भी चालक में जो भौतिक स्थिति है, जैसे ताप है, दाब है, ये सारी भौतिक राशि जो है इस पर स्थिति अपरिवर्तित रहे। ये ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक में जब भौतिक जो स्थिति है, जैसे ताप है, दाब है, ये सारी स्थिति अपरिवर्तित रहे। क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। तब इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा होता है, वो इस दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि I समानुपाती V। I इक्वल टू हो जाएगा V बाय R। I इक्वल टू V बाय R। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R। अब यहाँ R क्या है? R जो है ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया बात? कि ओम के नियम से किसी भी चालक में अगर इसकी भौतिक स्थिति अपरिवर्तित रहे तो इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो समानुपाती होता है दोनों सिरों के बीच के विभवांतर। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। क्या है? प्रतिरोध। R इक्वल टू रो एल बाय ए। किसी भी चालक की लंबाई मान लेते हैं A है, इसका जो है क्षेत्रफल जो है वो एरिया A है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? R इक्वल टू रो एल बाय एल। क्या होता है ये कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है R, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा क्या कहता है कि प्रतिरोध जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? एरिया के। अब देखते हैं इक्वेशन 1 होगा 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को संयोजित करने पर क्या प्राप्त होगा? इक्वेशन 1 और 2 को संयोजित करने पर R समानुपाती L बाय A। R इक्वल टू रो L बाय A। और ये रो क्या है? ये स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी वही होता है कि इसको रो को इस तरफ रख लिए, इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है तो रो इस तरफ हो जाएगा, R इंटू ए RA बाय L हो जाएगा। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। जैसे कि कैपेसिटर का संयोजन कर रहे थे, ठीक वैसे ही ये श्रेणी क्रम संयोजन है। और एक होता है समांतर क्रम संयोजन, जिसमें कि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हुआ समांतर क्रम संयोजन। ठीक, तो इसका प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसका समतुल्य प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 प्लस Rn तक। और उस ठीक वैसे ही समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ा होता है उसका तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ये व्युत्क्रम होता है। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस ए टी। ये क्या होता है? ये होता है प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। इसमें क्या होता है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री तापमान पर चालक का प्रतिरोध आर नॉट हो, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर आर नॉट हो और टी टेम्परेचर, अगर उसको गर्म कर दिया जाए टी टेम्परेचर पर उसका प्रतिरोध आर टी हो, तो उस स्थिति में आर टी बराबर हो जाता है, आर टी इक्वल टू हो जाता है क्या? आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो अल्फा क्या है? ये एक स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी सेल में उसका विद्युत अपघटय और इलेक्ट्रोड द्वारा जो उत्पन्न प्रतिरोध होता है, जिससे वह विद्युत धारा प्रवाहित होने के समय उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोड में जिस समय धारा प्रवाहित होता है उस समय जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसी को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इसे आर से सूचित करते हैं और याद रखना है कि आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा श्रेणी क्रम में, हमेशा सीरीज में ही जोड़ते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए R इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। ये कैसे होता है? एक डायग्राम देख लेते हैं कि एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध R है, ये एक R प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है और ये खुला परिपथ है। यहाँ एक प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है, कैपिटल R देते हैं इसको, और यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें विद्युत वाहक बल E काम कर रहा है, यहाँ से जोड़ दिया। अब देखते हैं क्या है, ये खुला परिपथ है, ये विद्युत वाहक बल है। तो इस स्थिति में कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बाय R प्लस R, R प्लस R। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि E बाय वी माइनस 1 इंटू R। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ऊष्मा। अब देखते हैं ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है कि ये विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, तो किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं विद्युत ऊर्जा। यानी कि कोई भी धारा प्रवाहित हो रहा है, कोई भी चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें कोई ना कोई एनर्जी होगा जो इसको कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए काम कर रहा होगा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको क्या लिखते हैं? H लिखते हैं, ऊष्मा। तो H इक्वल टू क्या हो जाता है? I स्क्वायर आर टी। इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, अभी आई टी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अब है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसी परिपथ के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I, वो क्या होता है? उसके गुणनफल के बराबर होता है। वो शक्ति जो होता है किसके? गुणनफल के बराबर होता है। भी क्या है? विद्युत धारा विभवांतर है और I विद्युत धारा है।